हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन लोगों का पृष्ठ रसायन जो है हम लोगों ने देखा था कि पृष्ठ रसायन में हम लोगों ने अधिशोषण पे बात करी थी, ठीक है। उसमें लैंगमेयर और फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे भी बात करी थी, ठीक है। आज अपन लोग जो है चर्चा करेंगे कोलाइडी अवस्था पे। और मैंने बोला था कि कोलाइडी अवस्था जो है क्या होती है, एक कोलाइडल विलयन होता है, ठीक है। एक अवस्था मात्र होती है जिसको हम लोग वास्तविक विलयन और जो है स्कंदन दोनों में ही निरूपित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कोलाइडी तंत्र जो होता है, ठीक है, उसका अपन लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण किस हिसाब से करते हैं बेटा, देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, और यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतर क्रिया के आधार पर, ठीक है। ये आपका जो है ये तीन क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठीक है। मान के चलो पानी के अंदर अपन लोग क्या है, ओके, अपन लोग गोंद डाल देते हैं बेटा, ठीक है। गोंद डाल दें या अंडे का जो एल्बुमिन होता है ना, एग एल्बुमिन, व्हाइट कलर का जो सीरम होता है ना, ठीक है, ठीक है, इसको घोल दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो अंडे का एल्बुमिन होगा बेटा, ठीक है, वो पूरे में क्या हो जाएगा, कोलाइडी अवस्था में फैल जाएगा, ठीक है। या जो गम के कण होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि दो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, ये तो पता ही है अपन लोगों को, ठीक है। अब उसमें जो है जिसको हम लोग विलायक बोलते थे, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, माध्यम होता है, मतलब परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जो परिक्षिप्त होती है, मतलब डिस्पर्स्ड होती है, क्लियर, मतलब फैलाव होता है। जैसे हम लोग बात करें धुआं, ठीक है, तो धुआं क्या है बेटा, वायु जो है आपकी, हवा जो है वो क्या है, माध्यम है। और जबकि कार्बन के जो या धुआं के जो स्मोक पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब जो कण विलेय के हैं या जो फैले हुए कण हैं, ठीक है, और जिस माध्यम में वो फैले हुए हैं उसको बोलेंगे हम लोग परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी है अपन को। तो अंडे का एल्बुमिन क्या कहलाएगा बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था, और पानी क्या कहलाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे अंडे का एल्बुमिन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है। क्लियर। और यहाँ पे जो पानी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। समझ रहे बात को। अब यहां पे देखो, ये बात समझ आ गई अपन को, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, ये दो बातें अपन को क्लियर हो गई है ना। तो अब इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाएं क्या है, पहला वर्गीकरण इसके आधार पर बेटा। दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उनके प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण बल हैं वो किस प्रकार के हैं, है ना। ओके, तो उनके बीच की जो अंतरक्रिया है बीच में, क्लियर, दोनों के कणों के बीच में, वो किस प्रकार की है ना। तो ये तीन टाइप के वर्गीकरण है। अगर हम देखें, अपना मॉड्यूल खोलो सब लोग, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे पहला जो वर्गीकरण आएगा आपका, ठीक है, वो क्या आएगा, पहला वर्गीकरण देखो बेटा, आपको जो टेबल दे रखी है इसमें क्या दे रखा है, परिक्षिप्त प्रावस्था दे रखी है, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपको,
परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, कोलाइडी तंत्र का नाम, और चौथा क्या बेटा, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब देखो यूजुअली क्या बेटा, भौतिक प्रावस्थाएं क्या हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो कोई भी पदार्थ जो होता है 3 भौतिक प्रावस्थाओं में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड ही भौतिक प्रावस्था रखें और सॉलिड ही आपकी परिक्षेपण माध्यम रखें, ठीक है, इस तरीके से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 9 कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर। जिसमें गैस और गैस का केस आप लोग नहीं देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 8 तरीके के यहाँ पे जो है सिस्टम होंगे, कोलाइडी तंत्र होंगे, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है बेटा, आप इस तरीके से बोलोगे, सॉलिड के कण जो हैं, ठीक है, इनटू सॉलिड, इस तरीके से बोलोगे, क्लियर। जब सॉलिड, ठोस के कण जो हैं प्रक्षिप्त हो, ठीक है, पूरे में फैलाव हो, किसमें, माध्यम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड इनटू सॉलिड, कोलाइडी तंत्र क्या होगा आपका, सॉलिड सोल, क्या होगा, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें यहाँ पे, तो रूबी ग्लास, ठीक है, और हीरे जवाहरात, इतने भी जो हम लोग ये सारे स्टोन्स वगैरह पहनते हैं, क्लियर, ये सब क्या है बेटा, कलरफुल स्टोन्स, पुखराज और ये सब है ना, नीलम, ये सब क्या है आपके या जो मार्बल्स वगैरह होते हैं घरों में, है ना, पत्थर वगैरह जो लगे होते हैं, ये सभी क्या है, सॉलिड के कण जो हैं, वही सॉलिड में क्या है बेटा, ठोस के कण ही ठोस में क्या है, प्रक्षिप्त हैं, क्लियर। तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड इनटू सॉलिड का केस, और सॉलिड सोल कहलाएगा ये, ठीक है। एग्जांपल आप लोग देख ही लोगे, क्लियर। दूसरा क्या है आपका, सॉलिड इनटू लिक्विड का केस, ठीक है, मतलब माध्यम आपका लिक्विड हो और जो है बेटा आपका मतलब तरल माध्यम हो और ठोस के कण जो हैं प्रक्षिप्त हों, ठीक है। इस तरीके का सोल कहलाता है आपका नॉर्मल सोल या लिक्विड सोल, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम जानते हैं बेटा, जैसे इंक है, स्याही है ना, ओके, स्टार्च, ठीक है, या हम लोग बात करें यहाँ पे जेलेटिन, ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड इनटू जो है आपका सॉलिड सोल, सॉलिड इनटू लिक्विड सोल का एग्जांपल हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट जो है आपका केस सॉलिड इनटू गैस का आ रहा है, ठीक है। अब सॉलिड इनटू गैस का जो केस बनेगा, जैसे कि अपन लोग बात करें धुआं वगैरह, है ना, ये सब क्या है बेटा, एरोसोल कहलाएगा, ठीक है, जिसमें डस्ट पार्टिकल जैसे एयर के अंदर होते हैं, ठीक है, धुआं, हवा में धूल के कण, ये सब क्या है, मतलब जो पोल्यूशन दिखता है ना अपन लोगों को हवा में, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना, ऐसा कुछ है नहीं है, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है अब, ठीक है, सिर्फ इसको हम एक बार डिक्टेट कर रहे हैं साथ में, ठीक है, ताकि आप समझते जाओ, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बेटा, सॉलिड इनटू गैस का केस हो गया। अब बचा सॉलिड, तो सारे खत्म हो गए परिक्षिप्त प्रावस्था के, ठीक है, सॉलिड इनटू सॉलिड भी हो गया, लिक्विड में भी हो गया और गैस में भी हो गया, ठीक है। अब आता है लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है। जब क्या हो बेटा, तरल जो हो ठोस में मौजूद हो, इसको बोलते हैं जेल, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, मक्खन है, ठीक है, बटर है ना, और पनीर है, दही है ना, ये सब क्या है तुम्हारे, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जेलेटिन वगैरह, क्लियर। सॉरी, जेलेटिन गलत हो गया ना बेटा, यहाँ पे इंक है, स्टार्च है, ब्लड है ना, ये सब आपके सॉलिड इनटू लिक्विड के केस हो गए। यहाँ पे बटर, कर्ड और जेलेटिन, ठीक है, ये सब आपके इसमें आएंगे, बूट पॉलिश, क्लियर, सॉलिड इनटू लिक्विड के केस में आएंगे। फिर उसके बाद पांचवा जो है आपका लिक्विड इनटू लिक्विड का केस आएगा। लिक्विड इनटू लिक्विड जो है एमल्सन का केस बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एमल्सन।
ठीक है। अच्छा, या पायस, ठीक है। इमल्सन जो है आपका, जैसे अपन लोग पेंट्स वगैरह देखते हैं ना, इमल्सन पेंट है ना, तो इसमें क्या है, लिक्विड और लिक्विड है ना, या जो है अपन देखेंगे दूध इमल्सन होता है, या कोल्ड क्रीम, जितनी भी ये सब क्रीम्स वगैरह कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, ये सब क्या है, इमल्सन का ही एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो जिसमें पानी और ऑयल का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो मिल्क हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, ठीक है, कॉड लीवर, ऑयल, ये सब है ना, समझ में आ गया। नाउ छठवां देखो, तरल गैस, ओके, लिक्विड इनटू गैस। जैसे कि हम बात करें लिक्विड इनटू गैस की, तो क्या होता है बेटा, जो धुंध वगैरह होती है सर्दियों में, कोहरा वगैरह होता है, ठीक है, या बादल होते हैं, क्लियर। तो बादल क्या है बेटा, एक लिक्विड फेस है, एक तरीके से वाष्प, है ना, जो कि हवा में घुली हुई है ना। तो ये आपका लिक्विड इनटू गैस का जो केस है, वो लिक्विड एरोसोल कहलाएगा, ठीक है, लिक्विड एरोसोल, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है मैंने बताया, बादल, कोहरा, धुंध, कीटनाशक स्प्रे, ये सब, ठीक है। फिर आता है गैस का ठोस में, ठीक है, गैस इनटू सॉलिड, ठीक है। तो गैस इनटू सॉलिड का एग्जाम्पल जो है आपका, गैस इनटू सॉलिड का एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा, जैसे अपन लोग प्यूमिक स्टोन वगैरह, जैसे लावा वगैरह निकलता है ना जहाँ पे, तो क्या होता है कि जो पत्थर होता है ना बेटा, मतलब लावा निकलता है तो बिल्कुल एक अचानक से ठंडा होता है, तो उसमें गैसेस निकलती हैं बहुत तेजी से, ठीक है। और जब बाहर आता है तो वो एकदम से ठंडा होके पत्थर बनाता है, ठीक है। तो पत्थर के अंदर क्या होता है, गैस बहुत मात्रा में क्या होती है, ट्रैप रह जाती है, इसलिए वो पत्थर क्या होता है बेटा, बहुत हल्का होता है, लाइट वेटेड होगा, ठीक है, क्लियर। उसके अंदर जो है पोरस संरचनाएं होती हैं। तो देखो इसमें लावा, ठीक है, ब्रेड, कॉर्क, फोम, रबर, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं, ठीक है। फोम की जो रबर होती है ना। फिर उसके बाद गैस और तरल, ठीक है। गैस, तरल के अंदर जैसे झाग है तो सोडा वाटर, साबुन के झाग, शीतल पेय के झाग, ये सब क्या हैं, जो है गैस और तरल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो हैं, कणों के प्रकार के आधार पर, ठीक है। मतलब जो कणों का आकार है उसके आधार पे, उनके प्रकार के आधार पर जो परिक्षिप्त कण है, क्लियर। अब देखो यहां क्या होगा, जैसे हम बात करें बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, ठीक है। तो ये आपके तीन टाइप हो जाएंगे बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड,
ठीक है। मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिकुलर मतलब वृहद आणविक कोलाइड, ठीक है, और मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड मतलब बहुआण्विक बेटा, ठीक है। बहुआण्विक ठोस या बहुआण्विक कोलाइड, ठीक है। और एसोसिएटेड कोलाइड का मतलब क्या है आपका? एसोसिएटेड कोलाइड का मतलब है यहाँ पे संगुणित कोलाइड या मिसल, संगुणित कोलाइड अथवा मिसल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्रकार होंगे बेटा। मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें समझ लो पहला जो क्लासिफिकेशन है मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड, इसमें क्या होगा बेटा, जैसे पानी के अंदर हम लोग सल्फर सोल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक अणु कोलाइडी रेंज में नहीं होता है। पानी के अंदर गोल्ड का सोल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे गोल्ड के परमाणु क्या होंगे बेटा, इकट्ठे होंगे अपने जो है आपस के अट्रैक्शन की वजह से, और ये क्या होंगे, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा होंगे और वो एक क्लस्टर बनाएंगे बड़ा सा, ठीक है, जिसका साइज क्या होगा बेटा, साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एक कोलाइडी कण बनेगा, ठीक है। और ये आपका, इसीलिए ये एक अणु की वजह से नहीं है, ऐसे बहुत हंड्रेड्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और जो है, ठीक है, समझ रहे बात को, ये क्या बनाएंगे, एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड, ठीक है। तो सल्फर सोल या गोल्ड सोल वगैरह या सिल्वर सोल, ये सब क्या होंगे बेटा, मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड के केस होंगे। मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड में क्या होता है, एक अणु ही क्या होता है बेटा, ओके, एक अणु का आकार ही क्या होता है, एक अणु ही इतना बड़ा होता है कि उसका आकार कोलाइडी रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वो खुद में ही एक एक अणु क्या होता है बेटा, कोलाइडी विलयन बनाता है। जैसे कि हम बात करें, स्टार्च हो गया, ठीक है, जिलेटिन हो गया, ये सब, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब बड़े बड़े अणु हैं, ठीक है, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब बड़े बड़े अणु हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से संगुणित कोलाइड या मिसल, ठीक है, संगुणित कोलाइड क्या होंगे बेटा, इसको समझ लेते हैं, ये ठीक है, ये कुछ अच्छी चीज है। मिसल क्या होता है, जैसे ज्यादातर ये बेटा साबुन या अपमार्जक से बनते हैं, ठीक है, साबुन या अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, तो ये बनाते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। अब इसमें खास क्या है एसोसिएटेड कोलाइड में, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड में जब हम लोग कोई विलयन लेते हैं, ठीक है, तो एक निम्न सांद्रता पर तो ये सिंपल विद्युत अपघट्टी की तरह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक सांद्रता, एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ये क्या करते हैं, एक कोलाइडी तंत्र बना देते हैं, ठीक है। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये क्या होगा बेटा, निम्न सांद्रता पर ये एक सिंपल क्या करेंगे, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। जबकि एक निश्चित कंसंट्रेशन, मतलब एक सांद्रता, एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ये क्या करने वाले हैं, एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ये आपका
कोलॉइड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे बेटा? कोलॉइड। हाई कंसंट्रेशन पे एक कोलॉइड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां पे आपको अगर ध्यान आ रहा हो बेटा, कभी देखा होगा घरों में बच्चे वगैरह खेलते हैं छोटे, तो क्या होता है कि पानी के अंदर वो साबुन वगैरह कभी गिरा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम साबुन तुरंत निकाल लें तो क्या होगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन साबुन थोड़ा सा घुल गया होगा। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे था। ठीक है, लेकिन अगर साबुन बहुत देर तक पड़ा रहे तो साबुन घुलता रहेगा और फिर उसके बाद आप देखो घंटों के बाद, ठीक है, जो पानी है वो दूधिया हो गया। ठीक है, तो दूधिया क्यों हो गया? क्लियर। तो वहां पे क्या हो गया बेटा, मिसरल फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, एक कोलाइडी तंत्र बन गया है। अब वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है पानी के अंदर, जो है बैठ नहीं रहा है नीचे, कि वो दूधिया रंग जो है नीचे बैठ जाए। ठीक है, वो पानी के अंदर पूरा फैल गया। ठीक है, जबकि लो कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा नहीं था। तो उसका लॉजिक समझो। यहाँ पे जो साबुन होता है, जैसे हम लोग बात करें C17H35 CONA, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपन लोगों के पास क्या बेटा, इसमें जो साबुन है उसमें इस तरीके से एक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। ठीक है, अब जब इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये आयनाइज हो जाएगा बेटा। ठीक है, आयनाइज हो जाएगा, Na+ अलग और ये RCO- अलग। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, दो हिस्से हैं इसमें। ठीक है, एक तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और एक जो है CO- कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब द्रव स्नेही। ठीक है, या जल स्नेही। और ये क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब द्रव विरोधी। ठीक है, समझ रहे बात को? तो अगर देखो इसमें ये आपका हाइड्रोफिलिक और ये आपका हाइड्रोफोबिक है ना। नाउ होता क्या है बेटा, जब पानी के अंदर इसको साबुन जाता है तो वहां पे क्या होगा, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से ये घुल जाएगा। ठीक है, और ये सतह पे ऊपर आ जाएंगे कण। ठीक है, इसमें क्या होगा, पानी के अंदर जो है ये नेगेटिव आयन जो है, क्लियर, वो पानी के अंदर रहेंगे क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी के साथ उनका आकर्षण है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है बेटा, वाटर रिपेलिंग, वो सरफेस से ऊपर की तरफ अपने आप को खींचेंगे। क्लियर, वाटर रिपेलिंग। अब होगा क्या, यहाँ पे जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो, ये जो है C मोल पर लीटर से ज्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर। तो वहां पे क्या होगा, अब इनकी सरफेस पे जगह ही नहीं बची और आप लगातार क्या कर रहे हो, साबुन खोलते जा रहे हो। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो हाई आयंस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, ये खुद ही क्या होंगे, इस तरीके से एक दूसरे के साथ नजदीक आने लगेंगे। ठीक है, और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ आएगा। समझ रहे बात को? तो अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे क्लियर, ये जो है पानी के अंदर क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर, और हाइड्रोकार्बन वाला या हाइड्रोफिलिक फोइक पार्ट जो है बेटा, जो द्रव उल्टा लिख दिया मैंने, ओके,
हिंदी के चक्कर में गलती हो गई। ये बेटा क्या है आपका द्रव विरोधी पार्ट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है, द्रव स्नेही, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये जो है आपके द्रव विरोधी थे, है ना, तो वो अपना आपस में ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, रहना पसंद करेंगे, और जो द्रव स्नेही थे बेटा वो क्या करेंगे, इस तरीके से चारों तरफ वाटर के तरफ जाएंगे, ये क्लियर। तो ये इस तरीके के पार्टिकल्स जो है क्लस्टर के रूप में बना लेते हैं, ठीक है, समझो बात को। तो इन क्लस्टर की वजह से वो पूरा विलयन जो है एक कोलाइडी विलयन की तरीके से दिखता है, ठीक है। और इस कण को क्या बोलेंगे बेटा, मिसल, क्या बोलेंगे, मिसल, ठीक है, समझो बात को, क्लियर। तो ये आपकी कहानी हो गई मिसल की या एसोसिएटेड कोलाइड की। जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ये काम चालू होता है उसको बोलते हैं बेटा क्रांतिक मिसल, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, CMC, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। समझ आ रही बात, मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, क्रांतिक मिसल सांद्रता जो है वो एक ऐसी सांद्रता है जिस सांद्रता पर या जिसके ऊपर जो भी आप सांद्रता रखोगे विद्युत अपघट्य या अपमार्जक की, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, मिसल बनाएंगे। इसके नीचे अगर सांद्रता है तो वो मिसल कभी नहीं बनाएंगे, मतलब कोई कोलाइडी तंत्र नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस बात पे निर्भर करेगी, CMC की वैल्यू कम या ज्यादा, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका साइज क्या है ना। मतलब ये जो द्रव विरोधी पार्ट है इसका साइज जितना बड़ा होगा क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, उतना ही क्या है बेटा जो है कम मोल्स चाहिए पड़ेंगे अपन लोगों को और क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना कि भाई जितना बड़ा साइज होगा, साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक द्रव विरोधी जो पार्ट है, ठीक है, या जल विरोधी, ठीक है, इसको जल विरोधी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका ये हिस्सा बड़ा होगा बेटा, ठीक है, तो वहां पे अपन लोगों को कम आयंस से ही क्या होगा, मिसल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CMC जो होगा साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जिसका साइज कम है बेटा उसमें ज्यादा मोल्स अपन लोगों को चाहिए पड़ेंगे इसके, क्लियर, साबुन के अपमार्जक के, तब जाके जो है मिसल बनना चालू होगा। समझ में आ रहे हो? ओके, अब देखो यहाँ पे तो इसी तरीके से बेटा सरफेक्टेंट भी काम करता है, बात तो समझ में आई गई होगी। ये CO माइनस या SO3 माइनस जो रहेगा, ठीक है, जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इसलिए क्या है, ये जल स्नेही रहेगा जबकि ये जल विरोधी रहेगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो है अपने पास, ये एग्जाम्पल वगैरह तो देख ही लोगे आप, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो है अंतर क्रिया के आधार पर, ठीक है, अंतर क्रिया के आधार पर ये तीसरा वर्गीकरण है, ठीक है। इसमें क्या होगा,
अगर हम लोग बात करें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में अगर आकर्षण बल है बेटा, ठीक है, वो एक दूसरे से स्नेह करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो है कोलाइडी विलयन को बोलेंगे द्रव स्नेही, ठीक है, समझो बात को, या द्रव अनुरागी या द्रव रागी कोलाइड, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे द्रव विरोधी, ठीक है, या द्रव विरागी कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड, ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा बेटा लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका लायोफोबिक कोलाइड। समझा बात को, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका समझ में आ गया, द्रव स्नेही एंड द्रव रागी कोलाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हम द्रव स्नेही की बात करें तो जैसे एग एल्बुमिन हुआ पानी में, या जिलेटिन हुआ, ठीक है, गोंद का कोलाइडी विलयन हुआ, इसमें क्या है, गोंद के कण और पानी के कणों के बीच में आकर्षण है, ठीक है, इसलिए क्या है ये आपस में आसानी से बन जाएगा, क्लियर। लेकिन द्रव विरोधी में क्या है, जैसे हम बात करें सल्फर और जल के बीच में जो है आकर्षण नहीं बेटा, यहाँ पे आकर्षण नगण्य होगा या इनके बीच में इवन प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे धातु के सोल जो है, मेटल सोल, गोल्ड सोल, ये सब क्या है, द्रव विरोधी की कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके। तो बढ़ते हैं आगे अपन लोग इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा जो कैटेगरी है, ठीक है भाई, इसमें क्या विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, ठीक है, इनका अपन लोग गुणों के आधार पर अंतर देखते हैं। द्रव स्नेही, ठीक है, और द्रव विरोधी, दिमाग में एग्जाम्पल ध्यान रखना तो आपको समझ में आता है बेटा, ठीक है। द्रव स्नेही में क्या है, स्थायित्व की बात अगर हम बात करें, ठीक है, तो द्रव स्नेही ऑब्वियस है ये ज्यादा स्थायी होंगे बेटा, जबकि द्रव विरोधी क्या है, अस्थायी होंगे, और अस्थायी होने की वजह से इनको स्थायी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक स्टेबलाइजर डालते हैं, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक तीसरा एक कंपोनेंट भी डालते हैं, ठीक है, जो इस कोलाइडी विलयन को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है, क्लियर। अब उत्क्रमणीयता की बात करें तो ये जो है आपका उत्क्रमणीय है। अब उत्क्रमणीय से मतलब क्या है और अनुत्क्रमणीय से मतलब क्या है बेटा, अगर मान के चलो गोंद का जो कोलाइडी विलयन है बेटा, ठीक है, पानी के अंदर, अगर पानी थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसमें से वाष्पीकृत हो जाता है, क्लियर, गोंद सूख जाती है, तो क्या होता है, अगर हम पानी को, ठीक है, गोंद के साथ मिला के थोड़ा सा वार्म करके फिर से मिक्स कर दें बेटा, और वो गोंद फिर से तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, एक बार अगर जो माध्यम है वह खत्म हो गया है, ठीक है, या वाष्पीकृत हो गया है, क्लियर, जैसे सल्फर का सोल या आपका गोल्ड का सोल पानी के अंदर हमने बनाया, ठीक है, तो अगर उस स्थिति में माध्यम के कण वाष्पीकृत हो गए हैं तो उस केस में आप माध्यम को फिर से डालोगे और चाहोगे कि फिर से कोलाइडी तंत्र मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं मिलेंगे वो, क्लियर। अगर हम आवेश की बात करें तो द्रव स्नेही में बेटा आवेश रहित होते हैं कण, ठीक है, या नगण्य आवेश रहता है, ठीक है, लायोफिलिक के केस में, ठीक है, जबकि द्रव विरोधी में क्या होता है बेटा, लायोफोबिक के केस में, लायोफोबिक के केस में आपका जो है इसमें जो है बेटा आवेश रहित और ये आवेशित कण होगा, ये इनमें या तो धनात्मक या
ऋणात्मक, सभी पे सारे कोलाइडी कणों पे क्या होगा, एक जैसा आवेश रहेगा। ठीक है। श्यानता की बात करें तो श्यानता बेटा इनकी द्रव स्नेही की उच्च रहेगी, इसकी निम्न रहेगी। ठीक है। टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव द्रव स्नेही का क्या रहेगा, प्रेक्षित नहीं होगा, जबकि द्रव विरोधी का प्रेक्षित होगा। ठीक है। स्कंदन की अगर हम बात करें, टिंडल प्रभाव वगैरह भी आगे पढ़ने वाले हम लोग। स्कंदन की बात करते हैं बेटा तो विद्युत अपघट्ट मिलाने पर स्कंदन संभव है, जबकि इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसका स्कंदन संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें द्रव स्नेही जो विद्युत स्कंदन की बात हो रही है ना, स्कंदन समझते हो ना बेटा, अवक्षेपण। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका स्कंदन बहुत मुश्किल से होगा और इसका स्कंदन क्या होगा बेटा, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसका स्कंदन हो जाएगा, जबकि इसका बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है। अच्छा, ब्राउनियन गति की बात करें अगर हम लोग, तो ब्राउनियन गति क्या होगा, देखो द्रव स्नेही के लिए क्या होगा, उच्च होगा, सॉरी द्रव स्नेही के लिए ब्राउनियन गति निम्न होगी या नहीं ऑब्जर्व होगी, जबकि द्रव विरोधी के लिए उच्च होगी, है ना। ये सब अपन लोगों को पढ़ना है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बेटा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा इसमें, सरफेस टेंशन जो होगी, ठीक है, इसकी जो है बेटा विलायक से कम होगी। ओके, द्रव स्नेही की विलायक से कम होगी। ठीक है, जबकि इसमें लायोफोबिक के केस में लगभग बराबर, विलायक के लगभग बराबर। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे निर्माण की, ठीक है, तो इनको कैसे निर्मित करते हैं, द्रव स्नेही को तो बेटा आसानी से केवल हिलाने पर या गर्म करने पर मिलता है। ठीक है, जबकि द्रव विरोधी में क्या होगा, आसानी से नहीं बल्कि विशेष विधियों से हम लोग बनाएंगे इसको। विलेय कणों का विलायकन अगर हम देखें तो द्रव स्नेही उच्च विलायकन, है ना, और जबकि द्रव विरोधी में निम्न विलायकन होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व बनाने की विधियां। ठीक है, सॉल्व बनाने की दो विधियां हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन मेथड आते हैं अपने, एक कंडेंसेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा आता है डिस्पर्सन मेथड। कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड क्या होते हैं ये समझ लो। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड जो होता है बेटा वो होता है आपका, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण करना। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन संघनन विधि। ओके, संघनन मतलब जुड़ना, ठीक है, और डिस्पर्सन मतलब प्रक्षिप्त करना। ठीक है, क्लियर। सो परिक्षेपण विधि। अब देखो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, बड़े कणों को तोड़ के आप क्या करो, छोटे कणों में बदल दो और उसको कोलाइडी विलयन के कणों के आकार में ले आओ। ठीक है, जबकि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, छोटे कणों को इकट्ठा करके आप बड़ा कर दो। ठीक है, और उनको कोलाइडी कणों के आकार की रेंज में ले आओ। ठीक है, अच्छा, तो कंडेंसेशन और डिस्पर्सन में जो है, कंडेंसेशन मेथड जो है बेटा, जैसे कि हम बात करें इसमें रासायनिक कंडेंसेशन, केमिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संघनन विधियों में जैसे केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओके, जल अपघटन, ओके, हाइड्रेशन, ओके, और डबल डिकम्पोजिशन, ये आपके मेथड हैं, है ना। तो इसमें क्या है, आप लोगों को सिर्फ केमिकल रिएक्शन याद रखनी है ना। ऑक्सीकरण द्वारा, जैसे कि हम बात करें सल्फर का सोल जो बनाते हैं हम लोग बेटा, ओके, उसमें क्या है H2 सल्फर का कोलाइडी विलयन
बुदबुदाहट युक्त ऑक्सीजन, ठीक है, या किसी अन्य ऑक्सीकारक जैसे NO2 ब्रोमीन के द्वारा पास कराया जाता है बेटा, ठीक है। तो उसमें जो है ऑक्सीजन युक्त जो जल में हम लोग क्या करते हैं, H2S गैस को पास कराते हैं बेटा, ठीक है, और वहां पे सल्फर सोल मिल जाता है अपन को। इसी तरीके से अपचयन करते हैं तो अपचयन से AuCl3 प्लस SnCl2 गिव्स व्हाट, SnCl4 प्लस गोल्ड, ठीक है। इसी तरीके से AuCl3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बनाएगा आपका, गोल्ड सोल बनाएगा, है ना। अच्छा, फिर आता है जल अपघटन के द्वारा। तो जल अपघटन के द्वारा क्या होगा, FeCl3 प्लस वाटर गिव्स व्हाट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये आपका कोलाइडी विलयन हो जाएगा। द्विक अपघटन के द्वारा, द्विक अपघटन मतलब AS2O3 प्लस H2S गिव्स व्हाट, AS2S3 सॉल्व, और AgNO3 प्लस Ki ये क्या बनाएगा आपका, AgI सॉल्व। समझ में आ गई बात। नाउ फिर उसके बाद विलायक विनिमय के द्वारा, विलायक मतलब हम लोग बदल दें, जैसे कि कोई पदार्थ है जिसकी विलेयता किसी एक विलयन में ज्यादा है और दूसरे विलयन में कम है, ठीक है। तो पहले जिसमें उसका एक वास्तविक विलयन बनता है, उस वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक में उड़ेल देते हैं जिसमें उसकी विलेयता कम है, ठीक है। जैसे कि सल्फर है बेटा, ठीक है, तो सल्फर या फास्फोरस जो है अल्कोहल के अंदर बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, वास्तविक विलयन बनाते हैं। पानी में उनकी विलेयता कम है तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर उनका विलयन बना के उस अल्कोहल के अंदर जो विलयन है उसको पानी के भरे जार में डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, पानी में उसकी विलेयता कम है तो सल्फर के जो अणु थे, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा, पानी के अंदर उनकी विलेयता कम होने के कारण वो अणु सारे जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लस्टर बना के इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है, और इकट्ठे होने लगेंगे तो इस तरीके से वो सल्फर सोल बनाने लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से भौतिक अवस्था का विनिमय करके, जैसे मरकरी या सल्फर जैसे पदार्थ होते हैं बेटा, इनका सोल का निर्माण हम लोग क्या करते हैं, इनकी वाष्प को, ठीक है, ठंडे जल में पास कराते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है, भौतिक अवस्था बदल के अपन लोग करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सिट्रेट जैसा लवण जो रहता है। हम बात करते हैं परिक्षेपण विधियां, ठीक है। तो परिक्षेपण विधियां क्या होंगी, डिस्पर्सन मेथड, एक तो बेटा यांत्रिक परिक्षेपण होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सन, जैसे कोलाइडी चक्की होते हैं, कोलाइडी मिलियन, है ना। तो यहाँ पे कोलाइडी चक्की जो होती है इसमें प्रिंटिंग इंक या हम लोग जो इंजन ऑयल होता है, ठीक है, वो सब बनाते हैं। इसमें कोलाइडी चक्की का यांत्रिक डिस्पर्सन मेथड कर रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है। तो यांत्रिक परिक्षेपण कर रहे हैं यांत्रिक रूप से। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े कण होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कोलाइडी चक्की का कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो मेटेलिक डिस्क होती है बेटा, हैवी डिस्क, ठीक है, और दो हैवी डिस्क होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो हम यहां से क्या करते हैं बेटा, बड़े बड़े टुकड़ों को डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दो डिस्क जो होती हैं, बहुत हैवी डिस्क जो है, वो बहुत हाई रिवॉल्यूशन आरपीएम पे घूमती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। और बाहर क्या होता है, एक, ठीक है, ये टैंक के अंदर पूरा सिस्टम होता है, और बाहर क्या होता है बेटा, जिस विलयन के अंदर हम लोगों को ये कोलाइडी विलयन बनाना है, ठीक है, सामान्यतः पानी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें हम लोग ये जो है कोलाइडी कणों को क्या करते हैं, यहाँ पे कोलाइडी कण जो है, मतलब ये जो बड़े कण हम लोग यहाँ से डालते हैं, ठीक है। जैसे आपको ध्यान हो, गाँव में इस तरीके से एक सिस्टम होता है, ठीक है, चक्की वाला, ठीक है, गेहूं को डालते हैं और दो पत्थरों के बीच में इस तरीके से घुमाते हैं वो, ठीक है, तो आटा बाहर निकलता है। इसी तरीके से बेटा छोटे छोटे कण बाहर निकलेंगे, ठीक है, बहुत बारीक कण होते हैं इनके बीच में, करीब ना के बराबर जगह होती है मेटेलिक डिस्क के बीच में, तो बहुत छोटे कण निकलेंगे, ओके, बहुत बारीक से, और ये विलयन में क्या हो जाएंगे बेटा, घुल जाएंगे। समझ रहे बात को। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यांत्रिक परिक्षेपण, ठीक है। अब जो है वैद्युत परिक्षेपण की बात करते हैं हम लोग।
ठीक है, ये होता है बेटा आपका वैद्युत परिक्षेपण, आपका ब्रेडिक-आर्क्स मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये याद रखना। इसमें क्या करते हैं बेटा अपन लोग, धातु के सोल बनाते हैं, ठीक है, मतलब धातु सोल, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, ठीक है, ये सारे सोल बनाते हैं अपन लोग। क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, देखो इस तरीके से बेटा धातु की जो क्षणें हैं, ठीक है, उनको लेते हैं, ठीक है, और जिस विलयन में बनाना है अपन लोगों को, ठीक है, जैसे पानी के अंदर हम लोग गोल्ड का सोल बनाना चाहते हैं या सिल्वर का सोल बनाना चाहते हैं, तो सिल्वर की इस तरीके से रॉड्स को क्या करते हैं बेटा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है लगा देते हैं, और इन रॉड्स को क्या लेते हैं बेटा, पास में लाते हैं। पास में लाते हैं तो स्पार्किंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक ठंडा पानी भरा होता है, ठीक है ना, कोल्ड वाटर, ठीक है, और कोल्ड वाटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया? और यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्पार्किंग होगी फिर, ठीक है। तो स्पार्किंग होगी तो यहाँ पे जो सरफेस है, सतह से ये परमाणु क्या होंगे बेटा, वाष्पीकृत होंगे, और वाष्पीकृत होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरे क्या हो जाएंगे, विलयन के अंदर घुल जाएंगे, ठीक है, और घुल के क्या होंगे बेटा, जो परमाणु थे वो छोटे छोटे क्लस्टर बना के इकट्ठे भी हो जाएंगे, मतलब डिस्पर्सन भी होगा और साथ में कंडेंसेशन भी होगा। तो इस तरीके से क्या है, एक कोलाइडी विलयन बन जाएगा धातु सोल का। इसमें स्टेबलाइजर भी साथ में डाल देते हैं हम लोग, कोई स्थायित्व प्रदान करने वाला, जैसे अमोनियम सिट्रेट जैसा। क्लियर? जो यौगिक है, तो ये समझ में आ गया अपन लोगों को। तो ये आपका ब्रेडिक-आर्क्स मेथड हो गया। इससे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है, इनके कोलाइडी विलयन बनाते हैं अपन लोग, है ना। अब हम बात करते हैं पेप्टीकरण की। तो पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण, क्या होगा, देखो पेप्टाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक जो अवक्षेप होता है निलंबित, है ना, स्कंदन जो होता है, ठीक है, तो अवक्षेप को क्या करते हैं हम लोग, कोलाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अवक्षेप को क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में। इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन लोग कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, है ना। सामान्यतः कॉमन आयन होता है, जैसे कि सपोज हम बात करें यहाँ पे एक ताजा तैयार किया गया बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक अवक्षेप है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है ना। क्लियर? अब फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में क्या होगा, अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, फेरिक क्लोराइड, FeCl3, ठीक है। अब FeCl3 डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Fe+3 डाले हैं आपने, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, कॉमन आयन की वजह से इस जो है अवक्षेप के ऊपर, ठीक है, अधिशोषित हो जाएंगे, और अधिशोषित हो जाएंगे तो इन अवक्षेपित बड़े कणों पर क्या आ गया, एक आवेश आ गया। क्या आ गया बेटा, आवेश आ गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा इस पे, Fe+3, ठीक है, ओके। ये जो है बेटा अवक्षेप के ऊपर जो है, जो आयंस अधिशोषित हुए हैं, उन आयंस का, ठीक है, रिपल्सन होगा आपस में, ठीक है। तो ये जो बड़े कण थे अवक्षेप के, जो नीचे बैठे हुए थे, उनके कण जो हैं रिपल्सन की वजह से छोटे कणों में टूटने लगेंगे, और छोटे कण जब टूटेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे वो क्या करेंगे, Fe+3 इस तरीके से, ठीक है,
ये टूटते टूटते क्या होगा बेटा, कोलाइडी रेंज में आ जाएंगे। ओके, और ये क्या हो गए, एक स्थायी कोलाइडी विलयन बना लेंगे। समझ रहे बात को? तो इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टीकरण। क्लियर? जब कोई अवक्षेप, ताजा तैयार किए गए अवक्षेप में हम लोग विद्युत अपघट्य डाल के क्या कर सके बेटा, हम कोलाइडी विलयन बना सकें। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपका हो गया बेटा पेप्टीकरण से जो है बनाना। तो ये सारी विधियां हो गई सोल बनाने की। अब अपन लोग बात करेंगे बेटा कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म और शुद्धिकरण पे। ठीक है, कि इनको शुद्ध कैसे करते हैं। क्लियर? और फिर अगर टाइम बचेगा तो अगली क्लास में अब अपन लोग जो है कैटालिसिस पे थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आप लोग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में अब चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप लोग, है ना। बाय।